अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। दूध की कीमत के लिहाज से पाकिस्तान का शुमार महंगे ममालिक में होता है। हमारे यहाँ दूध देने वाले जानवरों की तादाद 10 करोड़ से जायद है, मगर खालिस दूध तलाश करना इंतहाई मुश्किल काम है। जानवरों की तादाद तो बहुत है, मगर फी कस दूध की और गोश्त की पैदावार इंतहाई मायूस कुन है। हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक फार्म पर 70% से ज्यादा लागत जानवरों की खुराक पर आती है और हमारे किसान रवायती तरीकों से खुराक पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लागत ज्यादा होती है और दूध और गोश्त की पैदावार में भी कमी आती है। इसी वजह से दूध में मिलावट भी आम है। आज का प्रोग्राम लाइफ स्टॉक फार्म पर चारे की मुस्तकिल और सस्ती फ्राहमी के बारे में है। हम किसानों को बताएंगे कि किस तरह गैर रवायती चारे काश्त करके अखराजात को कम किया जा सकता है, और यह भी बताएंगे कि हुकूमत की तरफ से किस किस चारे के मुफ्त बीज फ्राहम किए जा सकते हैं और उनके हसूल का तरीका भी बताया जाएगा। और आपकी मुलाकात करवाई जाएगी ऐसे किसानों से जो दायमी चारे काश्त कर रहे हैं, यानी एक दफा लगाकर कई साल तक चारा काटा जाता है। हमारे 75% से जायद जानवर भूख का शिकार हैं। खुराक पूरी ना होने के बायस दूध और गोश्त की पैदावार भी इंतहाई मायूस कुन है। पाकिस्तान में दूध और गोश्त हिमसाया ममालिक की निस्बत काफी महंगे हैं। वजह सिर्फ चारे और वनडे का महंगा होना है। किसान हर बार चारा काश्त करता है, जबकि सदाबहार चारे की काश्त इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिला सकती है। पाकिस्तान में आम तौर पर किसान दो इकसाम के चारे काश्त करते हैं। सीजनल चारे यानी चंद माह के लिए उगने वाले चारे, जिनकी हर दफा नए सिरे से अखराजात करने पड़ते हैं, और दूसरा दायमी चारे, जिनको एक दफा लगाने से कई साल तक पैदावार हासिल की जा सकती है, यानी हर दफा चारा काश्त करने की अखराजात नहीं बर्दाश्त करने पड़ते। आइए आपको सीजनल और दायमी चारों की इकसाम बताते हैं। पाकिस्तान में आम तौर पर किसान सीजनल चारे ही काश्त करते हैं, जिनमें मकई, जवार, बाजरा, बरसीम, मौसमी घास, सरसों, राय ग्रास वगैरह शामिल हैं। जबकि दायमी चारा जात में लूसन, मोट ग्रास, सोडान ग्रास, रोड्स ग्रास, नेपियर ग्रास वगैरह शामिल हैं, जो एक बार लगाने से कई साल तक कटाइयाँ देते रहते हैं। एक साल में 4 से 5 कटाइयां और हर कटाई में 4 से 500 मन सब्ज चारा, और प्रोटीन भी 8 से 10% यानी मकई से भी ज्यादा ग़िज़ाइयत वाला सब्ज चारा। जी हाँ, नेपियर ग्रास। आइए आपको नेपियर ग्रास के बारे में मजीद बताते हैं, जो एक दफा लगाने से 5 से 6 साल तक मुसलसल पैदावार देता है। नेपियर ग्रास को बाजरा नेपियर हाइब्रिड भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन 10 से 15%, खुश्क मवाद 35 से 40% और हाजमियत 70% तक होती है, जिसकी वजह से जानवरों के दूध और गोश्त में नुमाया इजाफा देखने में आता है। अब नेपियर ग्रास को कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्म्स पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपियर ग्रास CO5 के बारे में मजीद जानने के लिए इस वक्त हम माहिर चारा जात काश्त अमीन शाकिर साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि नेपियर ग्रास कितनी अहम है और इसके क्या फ़वाइद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं कि ये इस वक्त हमारे लाइफ स्टॉक के लिए कितनी ज़रूरी है नेपियर ग्रास की काश्त। सर, हमारे मुल्क में आपको पता है कि चारे की बहुत शार्टेज है, तो इसके लिए जो बाजरा नेपियर है, ये गर्मियों का चारा है और मुतअद्दिद कटाइयाँ देने वाला चारा है। इस लिहाज से ये, क्योंकि इसके ऊपर बीमारियां जो दूसरे चारे उनके ऊपर आ जाते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये 1 साल का लगाया हुआ तकरीबन समझते कि 40-50 साल तक आराम से चल जाता है, अगर इसको पानी ज़्यादा ना दिया जाए या मतलब ड्राई ना रखा जाए या जड़ी बूटियाँ ना हो। तो इस दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर कोई कीड़े मकोड़ों का हमला नहीं होता, जबकि मक्की के ऊपर कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाता है, बहारिया में भी, और जो सीजन में आजकल जिस तरह आर्मी वर्म का अटैक आ जाता है। तो इसकी तीसरी जो बात है, ये इसकी एकड़ जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा से मराद 4-5 हज़ार मन फी एकड़ से हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जब रेनी डे होते हैं, जब कोई चारा नहीं होता, तो उस वक्त भी ये चारा मौजूद होता है। ये हमारे पास रिज़र्व बैंक है।
इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं, ये पाकिस्तान में लेट क्यों आया? बात इस तरह है कि इसका ओरिजिन है अमेरिका। इसको हम पेनिसूटम परपोरियम कहते हैं। ये पहले मॉट ग्रास के डॉक्टर मॉट ने 13 साल तक इसमें बकरियां चराई, यंग हीफर ग्रेजिंग की, और 1.1 kg डेली बेसिस पे इसका वेट गेन किया उन्होंने। तो उसमें थोड़ा सा मसला था कि उसके जो पत्ते थे उसके ऊपर कसार थे, काटने के लिए हार्वेस्ट के लिए मसला बनता था। तो उसकी खिदमात के तहत 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ एज ए मॉट ग्रास के नाम से। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसके पत्तों के ऊपर कोई कसार नहीं है। अच्छा, किस स्टेज पे काटना बेहतरीन रहता है जानवरों के लिए ताकि प्रोटीन भी रहे और इसका जो NDF है, नॉन डाइजेस्टिव फाइबर है, वो भी इसका कंट्रोल में? बिनियामीन साहब, ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा है। जिस तरह बचपना, जवानी, बुढ़ापा होता है, इस तरह चारे में भी 3 स्टेजें आती हैं। तो इनिशियल स्टेज पे सबसे बड़ी इसमें एक और जो खूबी है वो जिस तरह सॉर्गम में आ जाती है, SCN आ जाता है, हम नहीं ग्रेजिंग करा सकते। इसके इनिशियल स्टेज पे ग्रेजिंग भी करा सकते हैं, जब चाहें इसको काट भी सकते हैं। और दूसरा 4-5 फुट तक जो है ना इसका बेहतरीन जो न्यूट्रिशन जो होती है, प्रोटीन होती है, इसमें अवेलेबल होती है। जानवर भी खुश हो खाते हैं और ग्रीन फॉडर जो सब चारा भी उस वक्त बेहतरीन होता है। कि क्या इसका साइलेज बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो क्या इसमें कोई वैल्यू एडिशन करके इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस किया जा सकता है? इसका जब साली बनाना चाहते हैं, सिर्फ मेन चीज़ है कि इसका जो मॉइस्चर है वो 65 होना चाहिए। काट के 1-2 दिन रख लें। बाकी वैल्यू एडिड के लिए मैं ये कहूँगा कि पुराने हमारे जो लोग थे वो कुंगनियाँ वगैरह जिस तरह गंदम की बनाते थे उसको हाथ से मसल लेते थे, क्योंकि अगर साबित बीज खाएंगे तरबूज की तरह वो जानवर के पेट से चलेगा। इसलिए मक्की को ग्राइंड करें, आटा ना बनाएं, उसके ग्रेन बना के उसके ऊपर उसको तकरीबन 40-50 मन के ऊपर 10 मन मक्की का बखेर कर दें, तो वो मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर लेगा और उसका साली भी बन जाएगा। और ये 2 साल तक साली इसका जो है ना वो कामयाब, यानी 5% हम मकई के दलिए का इसके ऊपर छट्टा देते हैं। अच्छा, ये बताएंगे अगर इसमें हम मोलेसिस भी 2% ऐड कर दें तो उसका कोई फ़ायदा होगा? जी, फ़ायदा इस तरह ही है ना, जिस तरह कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, उसकी वो अरोमा जो है उसका अरोमा बेहतर हो जाएगा और जल्दी जो उसकी वो तैयार हो जाएगा। उसकी स्मेल भी जानवर को आएगी और अट्रैक्टेबल होगा और जानवर खुश होकर खाएगा। क्योंकि कुछ किसानों का कहना है कि जानवर थोड़ा हेजिटेट करता है इसका साइलेज खाने से, तो अगर हम इसमें मोलेसिस यानी शीरा राब डाल देते हैं तो इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी और जानवर इससे शौक से बिल्कुल इसका अरोमा डेवलप हो जाएगा, खुशबू अच्छी हो जाएगी और इसकी जो जानवर वो शौक से खाएगा। कोई, क्योंकि हर चीज़ बंदा इंसान भी मिठास को ज़्यादा पसंद करता है, तो बिल्कुल जानवर इस तरह पसंद करेगा। जी अमीन शाकिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, इसका साइलेज भी बनाया जा सकता है और अगर आप 2% शीरा राब और 5% मकई का दलिया इसके ऊपर छटा कर देते हैं तो ये मकई से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला चारा इससे बनाया जा सकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इसकी कलमें कैसे बननी हैं और उन कलमों को आपने ज़मीन में मुंतकिल कैसे करना है। नेपियर ग्रास की काश्त इन कलमों के ज़रिए की जाती है और ये कलमें बनाने और लगाने का एक ख़ास तरीका है। ये तरीका जानने के लिए इस वक्त हम हमीद खान साहब के साथ मौजूद हैं जो इस फील्ड को मैनेज कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों को नेपियर ग्रास की कलमें लगाते वक्त और कलमें बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताएं कि इसकी जो बीज की क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए नेपियर ग्रास की? बेसिकली बाजरा नेपियर की जो काश्त करने के लिए जो बीज होता है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो फील्ड के अंदर जो नेपियर के लिए अच्छा जो बीज है हमने वो सेलेक्ट करना है कि फसल अच्छी होनी चाहिए। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप की पोजीशन है वो हर बाजरा नेपियर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका कद जो है वो 6 से 7 फुट से ज़्यादा होना चाहिए और बीज फुल मैच्योर होना चाहिए। अब फुल मैच्योरिटी में बीज इसलिए होना चाहिए ताकि उसके बड़ जो है ना वो कंप्लीट हो, जो जिसको हम आम ज़ुबान में आँख बोलते हैं, वो मुकम्मल तौर पर बन गई हो तो उसका जो है बीज जर्मिनेशन बड़ी अच्छी होती है और आगे उसकी जो शगुफ़े वो बड़े अच्छे निकलते हैं उसके। अच्छा, ये बताएं कि फ़ी एकड़ कितना बीज दरकार होता है नेपियर ग्रास का? अभी जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है 5 से 6 हज़ार जो है, जब हम 3 फुट या 2.5 फुट के हिसाब से बाजरा नेपियर काश्त करते हैं तो उसके लिए 5 से 6 हज़ार कलमें 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती हैं। अच्छा, इसको 2.5 फीट पे लगाना चाहिए, 3 फीट पे लगाना चाहिए? बीज से बीज कितना फासला होना चाहिए और कतार से कतार कितना फासला होना चाहिए? और बेड्स पे लगनी चाहिए या प्लेन पे भी लगा सकते हैं? अगर हम इंटरक्रॉपिंग करें, जिस तरह हम मकई में लगाते हैं या बरसीम में आजकल लगा रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग में हम फ्लैट सोविंग करते हैं। पहले बरसीम का छट्टा दे दिया जाता है, उसके बाद हम उसके अंदर लाइन के ज़रिए कलमें लगा लेते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग में फ्लैट सोविंग हो सकती है। बेड में जब हम अकेले क्रॉप काश्त करते हैं तो उस वक्त हम बेड बनाते हैं। वो
3 फुट जो रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वो इसलिए ठीक रहता है क्योंकि इसने काफ़ी सारे शगुफ़े ये जब का जर्मिनेशन कर लेते उसके बाद हर कट के बाद ये 50% जो है ना वो हर कट के बाद ये शगुफ़े में इजाफा करता है। यानी इसके 50 से ज़ायद शगुफ़े हो जाते हैं और वो जो 3 फीट जगह हमने छोड़ी है वो कवर हो जाती है। वो कवर हो जाएगी। अच्छा चलें, अब हमें आप फील्ड में लगा के दिखाएंगे लगाते कैसे हैं। जी सर बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर हैं कलमें लगाते वक्त? जी बाजरा नेपियर हाइब्रिड की सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसकी कलम जो है वो उसके साथ 2 आंखें हों जिसको हम बड कहते हैं, और वो बड जो है ना वो ज़िंदा हालत में हो। जब ज़मीन में मुंतकिल करते हैं तो अक्सर जो फार्मर हजरात हैं वो थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। एक तो उल्टा लगा लेते हैं, जिस तरह ये सर और तिरछा लगाते हैं 90 एंगल के ऊपर। ख्याल यह करना है कि ये जो बड का जो है जो रुख है वो ऊपर की तरफ हो, और यानी आंख जो है वो ऊपर की तरफ हो उसकी। जी, और 45 के एंगल पे ज़मीन के अंदर इस तरह लगाएंगे। इस तरीके से ये बड भी जो है ना वो भी फूटेगी और जर्मिनेशन होगी, और जो नीचे वाली है वो जड़ बनाने के लिए वो भी होगी। जी किसान भाइयों, आपको ये बताता चलूँ कि ये वाला जो एक खेली से दूसरी खेली तक का फासला है ये तकरीबन 2.5 से 3 फीट है, और इसी तरह हमने एक कलम से दूसरी कलम का जो फासला रखना है वो भी 2.5 से 3 फीट रखना है, क्योंकि बाद में जब ये जर्मिनेट करेगी और इसके टिलर्स बनेंगे, शगुफ़े बनेंगे, तो फिर ये सारी जगह कवर हो जाएगी, आपको पूरा खेत आपको कवर नज़र आएगा। और अगर दरमियान में आप जगह नहीं छोड़ते तो फिर इसका मतलब है कि कटाई इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। इसकी जो खेल है, खेल पे इसलिए काश करते हैं कि इसकी जब जड़ एस्टेब्लिश हो जाती है तो ये जो पानी जो है वो सक करती है दूर से, तो इसका खेल पे लगना इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसको अगर जो फरों के अंदर यानी जो खाली है उसके अंदर भी काश्त कर सकते हैं। वो जो उस वक्त काश्त करते हैं जब हमने मकई के अंदर इसको लगाना होता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि फरों के अंदर पहले से पानी लगा हुआ होता है, उसके अंदर बिल्कुल कमाद की तरह वो जो सेट्स हैं ये वाले जिनके ऊपर 2 आंखें होती हैं वो ज़मीन के अंदर इस तरह लगाते हैं और ऊपर पाँव दे देते हैं, और उसके साथ जो है इंटर क्रॉपिंग में मकई जो है वो आपने बेड के ऊपर लगा देनी है। ये जो है मकई के साथ इंटर क्रॉपिंग का तरीका है। अच्छा हमीद साहब, इसको पानी कितना चाहिए होता है और कब कब लगाना चाहिए? जी, ये जो एक दफ़ा बाजरा नेपियर हाइब्रिड की कलमों की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, इसको जड़ जो है इसके एस्टेब्लिश होने के लिए इसको फ़ौरन ही 2 पानी ज़रूरी होते हैं। वो पानी चाहे आप 1 हफ़्ते के बाद लगा दें या 15 दिन के बाद, इसको 2 पानी बहुत जल्द लगाने ज़रूरी हैं। अच्छा, हर कटाई के बाद इसको यूरिया डालना चाहिए या नहीं? जी, वो हर कटाई से के बाद जब वो दूसरा लो शुरू हो जाता है, जब तकरीबन 4-4, 5-5 इंच के साथ तकरीबन वो शगुफ़े निकल आते हैं, आप उस वक्त ड्रम के ज़रिए या जिसको फर्टिगेशन कहते हैं, फर्टिलाइज़र विद इरिगेशनल वाटर, पानी के अंदर महलूल बनाकर आप उसको लगाएंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। अब ज़्यादातर खेलों के अंदर हम छटे के ज़रिए खाद बखेरते हैं। जी हमीद खान साहब, बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर नेपियर ग्रास की कलमें लगेंगी तब ही अच्छी पैदावार रहेगी और साल हर साल ये चलता रहेगा। सस्ते चारे की मुश्किल फ्राहमी से ही लाइफ स्टॉक फार्म को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हर दफा नए सिरे से चारा काश्त ना करना पड़े, बल्कि एक दफा काश्त किया हुआ चारा कई साल तक चलता रहे। इस तरह आपके अखराजात में कमी आएगी और मुनाफा ज्यादा होगा। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेपियर ग्रास की कलमें हुकूमत से मुफ्त कैसे हासिल की जा सकती हैं, और इसके अलावा दायमी चारा जात की क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नेपियर ग्रास की काश्त कलमों के जरिए की जाती है, और अच्छी बात यह है कि अब पंजाब भर में हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कलमें किसानों को मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप ये कलमें कहां से और कैसे हासिल कर सकते हैं।
महकमा लाइफ स्टॉक हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब भर के किसानों को नेपियर ग्रास की कलमें बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। ये कलमें पंजाब भर में वाक़े तजुर्बाती लाइफ स्टॉक फार्म्स पर किसानों के लिए दस्तयाब हैं। कलमें हासिल करने के लिए आप अपने करीबी तजुर्बाती लाइफ स्टॉक फार्म से राब्ता कर सकते हैं। दायमी चारों में रोड्स ग्रास दूसरा अहम तरीन चारा है, जिसकी प्रोटीन 10 से 15% होती है और किसान इसे एक दफ़ा काश्त करके 5 से 7 साल तक मुसलसल इससे चारा हासिल कर सकते हैं। इसकी एक साल में 5 से 6 कटाइयाँ आती हैं और फी कटाई जो चारे की एवरेज है वो भी 1.5 टन से ज़ायद होती है। रोड्स ग्रास ग़िज़ाइयत और एनर्जी से भरपूर चारा है। कम दूध देने वाले जानवरों के लिए ये बेहतरीन और मुकम्मल मतवाजन खुराक का दर्जा रखती है। इस चारे की सालाना फी एकड़ पैदावार 1500 मन से 1600 मन तक है। रोड्स ग्रास की खास बात यह है कि ये कलराठी जमीन पर भी बहुत कामयाबी से काश्त की जा सकती है। अगर आप अपने फार्म पर जानवरों को रोड्स ग्रास खिलाते हैं तो ये न सिर्फ आपकी फार्मिंग को आसान कर देगा बल्कि आपके मुनाफे को भी ज़्यादा कर देगा। इस वक्त हम डॉक्टर इरफान असगर साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जानवरों की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो रोड्स ग्रास कितनी अहम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। फरमाइएगा। रोड ग्रास इसका जो इंग्लिश नेम है ये क्लोरिस ज्ञान है। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ का ये एक ग्रास था। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ उस इलाके में ये होता था। ये हमारे जो एरिया में ये उसके लिए हे प्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतरीन ये चारा अगर कंसिडर किया जाए अगर बरसीम के बाद। बरसीम का ये ड्रॉबैक है कि उसके अंदर उसके जो जब हम उसकी ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के दौरान उसके लीव्स जो शेड हो जाते हैं जिससे उसका प्रोटीन कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है, वो साइड पे हो जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि इसका जो अपना जो प्रोटीन कंटेंट है वो अगर रेंज देखी जाए तो ये 10 to 15% होता है। अगर लेकिन अगर हम ऑन दी एवरेज देखें तो ये 12% इसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है। तो इसको हम ये है प्रीनियल फॉडर। ये हम इसको कर सकते हैं साल में ये 5 से 6 कटाइयाँ लेके इसको हर 40 दिन के बाद इसकी कटाई लेके इसको हम स्टोर कर सकते हैं एज अ ड्राई फॉडर जिसमें 15% ड्राई मैटर होगा और उसको हम अपनी डाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप जानवरों के ग़िज़ाइयत के माहिर हैं तो ये बताएं कि इसके जो 12% तक प्रोटीन है और बाकी इसमें जो मिनरल्स हैं और ड्राई मैटर है जो हमारे लो यील्डर यानी कम दूध देने वाले जानवर हैं, क्या उनके लिए फुल फ्लेज डाइट है? जो जानवर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें इंग्रेडिएंट की बात करें तो उसमें एक कंसनट्रेट होता है, दूसरा रफेजीज होता है। रफेजीज और कंसनट्रेट का अगर पूरी डाइट का अगर मिक्सचर देखें तो उसमें अगर 10% से अबव अगर प्रोटीन कंटेंट या 10% प्रोटीन कंटेंट है तो वो एनिमल की रिक्वायरमेंट के लिए बेहतरीन होता है। तो इसका ऑलरेडी अबव स्टैंडर्ड है। तो जब हम इसको कंसनट्रेट के साथ ऐड करके यूज़ करते हैं तो ये बड़ा ही बेहतरीन ये मिक्सचर बनता है। और इसमें ये फ़ायदा है कि आप जब एक दफ़ा ड्राई कट करके अपने पास रख लेते हैं तो इससे फिर लेबर की वजह से जो आ जाते हैं एक्सपेंसेस आते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और जो डाइट का जो होमोजेनाइज्ड जो एक मिक्सचर है और पूरे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं एक एनिमल की जो प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि ये कब काश्त की जा सकती है और तरीका काश्त क्या है? ये चारा ये फरवरी से अक्टूबर के दरमियान में हम इसको फरवरी से अक्टूबर तक इसको हम काश्त करते हैं। काश्त करने के लिए इसको खड़े पानी के अंदर इसको हमने काश्त करना होता है क्योंकि इसका जो सीड होता है वो बहुत हल्का होता है, हवा से बिखर ना जाए, इसलिए हम इसको खड़े पानी में काश्त करते हैं। और साथ हम इसको फिर हम 15 दिन के बाद हम इसको पानी लगाते हैं और हर 3 से 4 महीने पहले इसकी कटाई आ जाती है। और हर कटाई के बाद अगर हम यूरिया खाद यूज़ कर लें तो हर 40 दिन के बाद इसकी दोबारा कटाई आ जाती है। अच्छा, ये बताएं कि जो नॉर्मल ज़मीनें हैं जिनका पीएच ज़्यादा है या इसी ज़्यादा है उसमें भी ये काश्त की जा सकती है? इसका पीएच से कोई इतना इसका नहीं है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, तो इसको हर पीएच में यूज़ कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जो रोड्स ग्रास है ये यकीनन जानवरों की फीड के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। किसान इसको एक दफ़ा लगाएं और 5-7 साल तक मुसलसल इससे चारा हासिल करें। रोड्स ग्रास की एक खूबी ये भी है कि इसे खुश्क करके इसकी हे यानी तूड़ी बनाई जा सकती है, जो इंतहाई सर्द और इंतहाई गर्म मौसम में जब चारे की कमी होती है तो उस वक्त जानवरों के लिए बेहतरीन चारा है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इसकी हे कैसे बनती है। जानवरों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर चारे की साल भर फ्राहमी ज़रूरी होती है।
इसलिए ऐसे महीने जब सब्ज चारे की किल्लत हो, उन महीनों के लिए रोड्स ग्रास को खुश्क करके इस्तेमाल किया जा सकता है। रोड्स ग्रास को खुश्क करने के लिए चारा काटने के बाद इसे खुली और हवादार जगह पर फैला दें। दिन में 3 से 4 मरतबा इसकी साइड बदलें ताकि चारा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। मौसम गर्मा में 2 से 3 दिन में रोड्स ग्रास खुश्क हो जाता है, जबकि मौसम सरमा में रोड्स ग्रास के खुश्क होने का दौरानिया 1 हफ्ता तक है। रोड्स ग्रास में नमी की मिकदार 10% से कम हो जाए तो ये स्टोर किया जा सकता है। ख्याल रहे कि ज्यादा प्रोटीन पत्तों में होती है, इसलिए पत्ते नहीं गिरने चाहिए। खुशाइन बात है कि रोड्स ग्रास अब पाकिस्तान के लार्ज स्केल एरिया में काश्त होना शुरू हो चुकी है और इसकी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि रेतला इलाका हो, मैदानी इलाका हो, ज़्यादा पीएच हो या फिर पथरीला इलाका, हर जगह पे रोड्स ग्रास अच्छी काश्त की जा सकती है। लाइफ स्टॉक में जो ये चाराजात में सबसे अहम जो है, ये हम इसको हाइब्रिड बाजरा भी बोलते हैं, जिसको नेपियर ग्रास कहते हैं। तो ये खाने में और ग़िज़ाइयत में बेहतरीन है। घोड़े इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, खच्चरें इसको बड़े शौक़ से खाती हैं। हमारे जो दूध देने वाले जानवर हैं, भैंस, गाय, वो इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। और इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारे जो कट्टे और बछड़े हैं, उनकी गोश्त की पैदावार बढ़ती है, उनकी जो बढ़ोतरी है वो बेहतरीन है और ये जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैं महकमा लाइफ स्टॉक को भी इस पर अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए ये कोशिश की है कि उस पर उन्होंने इस दफ़ा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इसकी कलमें दी हैं, ताकि किसान जो है इसका बीज बना के इसको नेक्स्ट फसल जो है इससे हासिल कर सकें। जानवर आपको उसी वक्त खुशहाल बनाएगा जब आप उसके पेट में मतवाजन खुराक डालेंगे। मतवाजन खुराक क्या है और इसमें क्या क्या अज्जा शामिल होने चाहिए, ये जानेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान भर में तकरीबन 80 लाख एकड़ पर चारा काश्त किया जाता है। रवायती तरीके से काश्त की वजह से फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है, जिसकी वजह से हमारी मकामी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। फी जानवर रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 20 किलो सब्ज़ चारा दरकार होता है, जबकि हमारे जानवरों को सिर्फ 2.5 किलो मिल रहा है, जिसकी वजह से इनकी पैदावारी सलाहियत मुसलसल कम होती जा रही है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारे मुल्क में 75% से भी ज़ायद जानवर चारे की किल्लत का शिकार हैं, जिसकी वजह से जानवरों की पैदावारी सलाहियत कम होती जा रही है। मयारी चारे की किल्लत की वजह से जानवरों का पेट भरने के लिए तूड़ी और दीगर गैर मयारी चारे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे जानवर की भूख तो खत्म हो जाती है मगर दरकार ग़िज़ाइयत मैसर नहीं आती। जानवरों की मतवाजन खुराक क्या है और अगर मतवाजन खुराक ना दी जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर नौरीन साहिबा के पास मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान जानवरों को फीडिंग के दौरान क्या गलतियाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब हमने जानवरों को कोई भी खुराक जो है वो फराहम करनी होती है तो हमें उसमें देखना होता है कि क्या इसमें जानवरों के लिए मुनासिब अमाउंट में, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन मौजूद है। इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट सारे डाइजेस्टिबल इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे जानवर अपनी जो ज़रूरियात है वो उसको पूरा कर सके। डॉक्टर साहब ये बताएं कि किस तरह मालूम होगा कि इस जानवर को कितनी खुराक डालनी है? किसी भी जानवर की जो खुराक की मिकदार का तयन है वो बेसिकली उसके हम वज़न के हिसाब से करते हैं कि जानवर का वज़न कितना है। और ये जो खुराक मुहैया की जाती है जानवर को वो होती है ड्राई मैटर की बेस पर। जैसे कि हमने पहले भी बात की, तो हम अपने इन एनिमल्स को 3% ऑफ द बॉडी वेट यानी 3% जो है बॉडी के हिसाब से, बॉडी के वज़न के हिसाब से हम इनको जो खुराक है वो मुहैया करते हैं। तो ऐसे है कि अगर हमारे पास एक एनिमल है जिसका वज़न बिलफर्ज 200 किलो है तो उसका 3% के हिसाब से जो ड्राई मैटर बनता है वो होगा 6 kg। ठीक है, फिर इस 6 kg को हमने पूरा करना होता है अपने फीड और फॉडर से, यानी वनडे और चारे के साथ हमने इस 6% को पूरा करना है। और ये डिसाइड करना है कि हमने इसमें से कितने परसेंटेज हमने कहाँ से लेनी है और कितने परसेंटेज हमने चारा या फॉडर जिससे भी लेनी है।
तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो रूल चल रहा है वो ये है कि 2% हम उनको प्रोवाइड करते हैं वनडे से और 1% हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉडर के थ्रू। तो अच्छा हमारे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ड्राई मैटर कैलकुलेट कैसे करनी है? बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास नंबर 1 एक तो फीड एनालिसिस लेबॉर्ट्री है। इसमें हम अपना फीड का या फॉडर का सैंपल भिजवा कर हम चेक कर सकते हैं। ये 24 आवर्स में चेक हो जाता है कि किसी भी फीड में या किसी भी फॉडर में कितने % ड्राई मैटर है या कितने % मॉइस्चर है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, आम किसान जो है उसके पास ज़ाहिर लैब नहीं होती, उसके लिए कोई रूल्स बता दें। बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह हमारे जो मोटे तने वाले चारे हैं जो गर्मियों में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इनमें जो हमारे पास ड्राई मैटर होता है वो तकरीबन 35 से 40 के करीब होता है। यानी जो मकई है, दीवार है, इस तरह की चीज़ें। और जो हमारे पास सर्दियों में अवेलेबल होते हैं बरसीम या लूसर्न वगैरह, तो इसमें मैक्सिमम अगर हम कहें तो 20% है। एक ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो 15% इनमें ड्राई मैटर मौजूद होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ड्राई मैटर जानवर का पूरा ना हो तो फिर उसके नुकसानात क्या होते हैं? बिल्कुल, अगर जानवर का ड्राई मैटर पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जानवर को सफिशेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सफिशेंट जो डाइट है वो नहीं मिल रही, तो वो अपनी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं दे सकता, एनिमल वीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है जो हमारे जानवर दूध कम दे रहे हैं, गोश्त कम बढ़ा रहे हैं, उसमें मेजर रीज़न जो है वो चारे की कमी है? बिल्कुल, चारे की कमी या खुराक की कमी इसको कह सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, वसाइल कम हैं, इस वजह से हमारे पास चारे की या वनडे की हम कमी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम अपने जो एक कटाई देने वाले चारे हैं उनको रिप्लेस कर लें ज़्यादा कटाइयाँ देने वाले चारों से। तो हमारे पास एक दफ़ा काश्त करने से तकरीबन 4 से 5 कटाइयों वाला चारा जो है वो हमें पूरे साल के लिए फिर इनफ हो सकता है। जी डॉक्टर नौरीन साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दायमी चारों में लूसन या अल्फाल्फा भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जो एक बार काश्त करने से 6 से 7 साल तक चल सकता है। इसमें प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा होता है, यानी 16 से 18% प्रोटीन होता है अल्फाल्फा में। इसको सब्ज़ चारे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसकी बेहतरीन है भी बनाई जा सकती है जो सर्दी और गर्मी में इस्तेमाल होती है। ल्यूसन में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और फास्फोरस वाफर मिकदार में पाए जाते हैं जो जानवर की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हैं। लूसन सारा साल सब्ज़ चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसको खुश्क करके भी शदीद सर्दी और शदीद गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लूसन जानवरों के TMR यानी टोटल मिक्स राशन में अहम इज्जा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी काश्त से जमीन में कुदरती तौर पर नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। लूसन की तूड़ी भेड़ और बकरियों के लिए भी बेहतरीन खुराक है, जबकि बार बर्दारी वाले जानवरों के लिए भी ये चारा खुसूसी अहमियत रखता है। लूसन भी एक दायमी नौइयत का चारा है जो एक दफ़ा काश्त करने से कई साल तक चलाया जा सकता है। साल में 2 दफ़ा इसकी काश्त होती है, अक्टूबर से नवंबर तक और फरवरी से मार्च तक इसकी काश्त की जा सकती है। इसको सब्ज़ चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी है भी बनाई जा सकती है। आइए एक किसान के पास चलते हैं और उनसे लूसन की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। इसमें बचत ज़्यादा है और ख़र्चा कम है इसमें, तो इसके ज़्यादा जब तैयारी की जाती है, जब इसको बीजा जाता है तब खर्चा आता है कि ज़मीन को हमवार करना, उसमें रूटावाटर फराना और उसको बनाना, उसके बाद बीज डालना, खाद डालनी, उसमें तैयारी खर्चा आता है। लेकिन ये लंबे समय तक चल सकता है, ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी ये बीज चलता है। कुछ लोगों को इसका सही से छटा देना नहीं आता, तो वो जब छटा देते हैं वो प्रॉपर नहीं होता, जिस वजह से फसल को नुकसान होता है और फसल कम पैदावार देती है। और दूसरा ये कि इंपोर्ट के हवाले से भी ये लूसन बहुत कारआमद चीज़ है कि वो हमारे बहुत से किसान भाई जो इसको इंपोर्ट करते हैं, गल्फ़ कंट्री में बेसिकली लूसन ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों को इस फसल के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो अगर इंपोर्ट के हवाले से कोई काम कर बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस के हवाले से ये बहुत कारआमद चीज़ है। पाकिस्तान भर में भेड़ और बकरियों को भी सब्ज़ चारा ही डाला जाता है, जो एक गलत प्रैक्टिस है। इन जानवरों के लिए तूड़ी यानी हे का इस्तेमाल मुनासिब होता है और लूसन और इसके अलावा रोड्स ग्रास की हे इन जानवरों का बेहतरीन चारा है। इससे ना सिर्फ ये वज़न अच्छा बढ़ाते हैं बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं।
हमारे यहाँ जानवरों की मैनेजमेंट के लिए महकमा लाइव स्टॉक, जबकि चारा जात की बढ़ोतरी और प्रोडक्शन के लिए महकमा ज़राअत काम कर रहा है। महकमा ज़राअत का लाइव स्टॉक से ताल्लुक़ नहीं और लाइव स्टॉक का ज़राअत से क्या लेना देना। इसकी वजह से हमारे जानवर भूख से मर रहे हैं और किसान इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। अगर ये दोनों महकमे मुश्तरका मनसूबाबंदी कर लें तो हमारे जानवर भूख से मरने से बच सकते हैं और किसान भी खुशहाल हो सकता है। इस वक्त लाइव स्टॉक फार्मिंग में पाकिस्तान में 2 बड़े मॉडल चल रहे हैं। कमर्शियल मॉडल जहां कारोबारी हजरात ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरा छोटा किसान जो गैर रवायती तरीके नहीं अपना रहा, रवायती तरीकों से चारा पूरी करने की कोशिश कर रहा है। आज के प्रोग्राम में बताए गए दायमी चारे ना सिर्फ आपके मुनाफा को डबल कर सकते हैं बल्कि आपकी लाइव स्टॉक फार्मिंग को आसान भी कर सकते हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हादसा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम शीस हमारे साथ मौजूद हैं ज़री हालात हाज़ा पर बात करने के लिए। साइम साहब, किसानों का इस वक्त मुतालबा है कि कीमत कम से कम 600 रुपये होनी चाहिए, इससे कम हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो सितंबर काश्ता कमात था इस साल वो बहुत कम काश्त किया गया, क्योंकि किसान कहते हैं कि अगर कीमत 500 या 600 से कम हुई तो फिर ये वारा नहीं खाता। अच्छा, ऐसा है कि अगर 600 कीमत कर दें गन्ने की, हमें कंज्यूमर का भी ख्याल रखना है। तो गन्ने का जो फार्मूला होता है, जो 600 रुपये कीमत करेंगे उसका 1/4 से मल्टीप्लाई करके तकसीम 4 करें तो ये आपका 750 तकसीम 4 करेंगे, ये तो 190 रुपये आपकी चीनी की कीमत निकल आएगी। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि कंज्यूमर को जो चीनी की कीमत है वो 220-225 रुपये मिले। गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका ऐलान भी नहीं किया गया और दूसरा अभी तक गन्ने की कीमत का ऐलान नहीं किया गया। ये क्या मामला है? गन्ने की जो क्रशिंग के अंदर जो कीमत का तयन है वो मार्केट में जो चीनी की कीमत है उसके हिसाब से किया जाए। इस वक्त जो चीनी की कीमत जा रही है 150 रुपये, इस हिसाब से गन्ना कम अज कम जो उसकी कीमत बनती है वो 500 रुपये मन तक बनती है। सैमसंग नागजीवन बड़ी अच्छी फसल थी और किसानों ने बहुत पैसा कमाया इससे, और पिछले साल तक इसका बीज 5-6 हज़ार किलो बिकता रहा, लेकिन इस साल ये 200 से 300 रुपये किलो में आ चुका है। क्या माजरा है? देखिए, पिछले साल इसका बीज जो सा था वो 14-15 हज़ार रुपये किलो तक गया है। 5-6 हज़ार तो बहुत पहले की बात है। और मैं भी कहता हूँ ये अच्छी बात है कि इस वक्त इसका जो बीज है वो 400 रुपये 300 रुपये किलो तक आ चुका है और ये इस वक्त बतौर फसल बिक रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आम काश्तकार जो कि बावजूद इसकी कीमत के बीज महंगा होने से नहीं लगा सकता था, वो इसको काश्त कर सकेगा और एक प्रॉफिटेबल फसल के तौर पे इसकी पैदावार ले सकेगा। और जो हमारा इसमें था इन्वेस्टर था, असल में तो इजाफा उसने किया था। सैमसंग ये हज़ारों एकड़ जो पिछले साल लगा था, महंगे बीज और महंगे ज़री मुदाखिल किसानों ने अप्लाई किए, लेकिन इस वक्त उसका रेट ही नहीं, नुकसान तो अल्टीमेटली किसान को हुआ है। जो किसान पिछले साल इसमें आया था उसको तो नुकसान है बज़ाहिर। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इसको मल्टीप्लाई करे, इस बीज को अगले साल भी लगाए, इस साल भी लगाए, अगले साल भी लगाए और तीसरे साल जाकर वो इस नुकसान को पूरा कर लेगा और उसके बाद हर साल इस फसल को काश्त करता रहे, बीज के लिए रख के बाकी बेचता रहे, तो वो इसके लिए एक प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श फसल साबित होगी। गुज़श्ता 10 साल से एक हमारी कपास की जो फसल है उसमें एक मसला आ रहा है सफ़ेद मक्खी का, और हुकूमत से और इदारों से और साइंसदानों से कंट्रोल नहीं हो रही। सैमसंग उसमें मसला क्या है? इसको सही वक्त है कौन सा कंट्रोल करने का? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, कपास को हमेशा अगेती फसल के तौर पर लिया जाए। गंदम के बाद काश्त का जो हुकूमती बयानिया है वो मुकम्मल गलत है। कपास को आप आलू के बाद काश्त करें या इसको आप राया के बाद, कंदुआ के बाद काश्त करें और मार्च में इसकी काश्त होगी। जिसने मार्च में काश्त की थी उसने मानसून का सीजन आने से पहले 40-45 मन अपनी चुनाई कर ली थी। उनके लिए फसल बड़ी कारआमद रही है। सफ़ेद मक्खी का जो हमला होता है, देखें ये सोलेनेसी फैमिली के ऊपर रहती है और उसमें खाली कपास नहीं है, सारा साल आप इसकी परवरिश करते हैं मुख्तलिफ फसलों पे और उसके बाद कपास की फसल आती है जो कि वसी पैमाने पे होती है, तो ये बड़ा हमला करती है। और इसका हमला कब होता है? गर्म मरतूब मौसम में। तो उस वक्त गर्म मरतूब मौसम पाकिस्तान में स्टार्ट होता है 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई के बाद मैंडेटरी कर लें कि आपने हर हफ्ते इसका स्प्रे करना ही करना है सफ़ेद मक्खी का, और जो स्प्रे करना है उसके अंदर आपने एडल्ट के साथ साथ निम्फ जो कि इसके लार्वा स्टेज जिसे कहते हैं उनको मारना है। असल में तो निम्फ चूसते हैं, पत्ते का जो रस चूसते हैं और उस पर सूटी मोल्ड फंगस आती है, फ्लोएम एक्टिविटी मुतासर होती है। एडल्ट तो सिर्फ मीटिंग करते हैं। यानी साहब हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो कपास की काश्त है
वो अर्ली कर ले, यानी मार्च अप्रैल में अर्ली काश्त करें और वाइट फ्लाई के लिए किसानों की तरबीती वर्कशॉप करवाएं जो कि कॉटन सीजन के आगाज से पहले हों। जी साहब से बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान भर में। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। जी शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम में बारिश का इम्कान है, जबकि गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर में भी हल्की बारिश हो सकती है। साउथ पंजाब में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पेशावर समेत केपी के चित्राल, कालाम, सवात, मानसेरा इनमें बारिश हो सकती है। नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान बारिश का इम्कान है। जी असलम साहब बिल्कुल ठीक है। ये फरमा दें कि पूरे पाकिस्तान में दर्जा हरारत क्या रहने के इम्कानात हैं? अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मामूल से थोड़ा कम रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी असलम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर फरमाइएगा, ये जो दर्जा हरारत है और मौसम है ये किस तरफ लेके जा रहा है हज़रात? मौसम तो बेहतर है जी, इस वक्त बताया जा रहा है जो साहब, और आलू की काश्त जिस इलाकों में होनी है उनके लिए आइडियल मौसम है कि आपका दिन का टेम्परेचर जो सा है वो 30 से नीचे आ जाए तो आलू की काश्त के लिए बहुत ही आइडियल एनवायरनमेंट हो जाता है। और इसके अलावा राया किनोरा की काश्त है उसके लिए भी शुरू है मौसम आपका। सब्जियात के लिए भी चाराजात के लिए बड़ा अच्छा मौसम है और फार्मर को चाहिए कि इसने जो काश्त करनी है उस पर फौरी तौर पर अमल करे और अपनी काश्त को मुकम्मल करे। जी साहब बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।